अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेकों में। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मुमरा शहर के एक्स कॉर्पोरेटर नासिर खान साहब। सर, आपका बहुत इस्तकबाल है। कैसे हो? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने मौका दिया मुझे अपने चैनल पे बात करने का। ये नासिर भाई बहुत पुराने हैं, कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में थे और एक अच्छा नाम, एक अच्छी पहचान की जाएगी। चर्चा नासिर भाई के साथ करेंगे और मुमरा शहर के मुद्दों पर बात करें, जिस तरीके से राजनीति में हलचल बची है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि मुमरा शहर की राजनीति, आप भी बहुत सालों से राजनीति में हो, लेकिन एक हर वक्त एक बदलते रहता है। ठीक है, आपका वक्त जानना चाहूंगा, आप जिस वक्त काम करते थे कैसा सफर था, कैसा रहा, आपने शुरुआत कैसे की थी? सबसे पहले 2002 में जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुंबई अमन कमेटी, जो बहुत ही मशहूर और मारूफ कमेटी है मुंबई शहर की, फसादात वगैरह में जिसने बहुत काम किया है, कृष्णा कमीशन जो लड़ रही थी उस वक्त की, उसमें जो है यहाँ पे मुमरा कोटा का अल्हम्दुलिल्लाह मैं अध्यक्ष रहा। अच्छा 2001, 2002, 2005 तक, 2006 तक रहा मैं। अच्छा। तो पहला इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किया 2007 में इब्राहिम भाई कांग्रेस की तरफ से जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब रहा। अच्छा। अल्लाह के फजलो करम से कांग्रेस से थे आप? कांग्रेस से था और अल्लाह के फजल से उस वक्त जो है लोगों ने बड़े अच्छे वोटों से मतलब जो है मुझे चुन कर दिया। मेरी अहलिया नगर सेवक थी, उनके सीट जो है लेडीज वार्ड हो चुका था और लोगों का ऐसा कहना था कि नहीं, लड़ना तो है, छोड़ना नहीं है। नासिर भाई, आपने बहुत काम किया है। मतलब पहली बार में आप जीत गए? पहली बार में, अल्लाह का शुक्र है। मेरी वाइफ को जो है मतलब मैंने वो किया और फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी पॉलिटिक्स में भी बड़ा अच्छा असर रहा और 2 बार मुस्तकिल कंटिन्यू, मेरे ख्याल से आज तक कोई नहीं बन सका। अच्छा। कंटिन्यू प्रभाग समिति की चेयरमैनशिप मेरे पास रही। अच्छा, मुस्तकिल। अच्छा। पहली बार 1 साल मिला और फिर उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में फिर वापस जीते और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार प्रभाग समिति की चेयरमैनशिप मेरे पास रही। ये मेरा सियासी सफर रहा। लेकिन उस वक्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस वक्त सियासत जो है ना, हर पार्टी के पास में अपनी एक आइडियोलॉजी थी जो आज नहीं है। अच्छा। आज सिर्फ और सिर्फ जो है ना इक्तदार की राजनीति हो रही है। हर पार्टी चाहती है कि मैं किस तरह से सरकार में रहूं और किस तरह से पावर में रहूं। सबको पावर, आइडियोलॉजी खत्म हो गई सबके पास, सबको कुर्सी की लालच। कुर्सी की लालच। तो जिस तरीके से मुमरा शहर की बात करेंगे, अभी चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव चले गया, फिर विधानसभा चुनाव, मुमरा शहर की राजनीति पर बात करें, किस तरीके की सकती है, मतलब क्या माहौल लग रहा है आपको मुमरा का? देखिए, अभी आज की अगर माहौल बात करेंगे, पीछे लोकसभा में अगर हम जाते हैं 4 साढ़े 4 महीने 5 महीने पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। उसमें अगर हम जाते हैं तो मतलब जो है ना एक बहुत बड़ा मतलब मोदी के खिलाफ मतलब एक महाज खुल गया था जी। मतलब जो है ना मुसलमानों को लेकर, दलितों को लेकर, पिछड़े समाज, ओबीसी, एसटी, ये वो सब पूरा महाज खड़ा हो गया था कि इस बार, हाँ, कि इस बार इनको आने नहीं देना है। उसमें हमारे समाज के भी बड़ों ने एक बड़ा बोल्ड फैसला लिया कि नहीं, मुसलमानों को एक होना चाहिए और एक भी आ गए थे। हाँ, मुमरा शहर से, मुमरा शहर से, कि किसी भी तरह से जो है मतलब इंडिया अलायंस को आगे लाना है और इनको डैमेज करना है और वो चीज उसमें कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब मिलकर 400 पार तोड़ दिया। हाँ, 400 पार का नारा, 400 पार का जो नारा था उनको लेकर आ गए 230, 240, 238 महीने सफल हुई। तो वो बहुत महंगा साबित हुआ उनको और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अच्छा। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा पूरा मुसलमान। मतलब उसकी एक मिसाल मैं ये दूंगा कि मतलब मुमरा में, जैसा हमारे शहर में वो जो नारा लगा था कि मुसलमानों को सबको एक होकर वोट देना है, वो जो यकजहती का नारा लगा, उसका असर ये हुआ कि एक अननोन लेडी जिसको हम जानते भी नहीं थे, वो 9 दिन के लिए यहाँ पर आई और 1,03,000 वोट लेके चली गई। हमारे मुसलमान एक हो गए। किसके खिलाफ? मोदी के खिलाफ, है ना। लेकिन आज वो चीज नहीं चलेगी इब्राहिम भाई, आज वो चीज नहीं चलेगी। अब उसी चीज को हम कहेंगे क्योंकि वो क्या था, संविधान बचाओ नारा था। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी खतरे में है, संविधान हमारा खतरे में है, तो वो एक बहुत बड़ा नारा था जिस पे अमल करना बहुत जरूरी था। क्योंकि संविधान और कॉन्स्टिट्यूएंसी के फैसले जो है वो दिल्ली में होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं
तो उस इलेक्शन में एक होकर इनको मार देना बहुत इलेक्शन अलग, ये इलेक्शन अलग। ओ, ये विधानसभा इलेक्शन है, हर इलाके के हर हलके के अपने मसाइल जी है ना, सबकी अपनी जरूरतें हैं। और मुमरा शहर की अगर बात करेंगे, ये तो मतलब ऐसा है कि आज तक मतलब मैं समझता हूं कि एमएलए का जो एक फायदा पहुंचता है जी एमएलए का, जी। उससे मुमरा शहर हमारा उससे महरूम रहा है। कैसे मतलब? मुमरा में आज भी आप देखो बेसिक सहूलतों का फकदान, बेसिक सहूलतों से हम महरूम हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको, जैसा मैं हमेशा कह रहा हूं, जहां भी बात हो रही है, जहां भी मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, इब्राहिम भाई 30 साल पहले जैसा 2007 के बैच में मैं इलेक्शन लड़ा था, तो वो बात को भी मेरे ख्याल से आज जो है, आज 2025 में हम लोग बैठे हैं जी, 20 साल, तकरीबन 24 साल हो गए, जी। है ना। 24 साल पहले मैं पानी के लिए आंदोलन करता था। अच्छा। मुझसे पहले मैं देखता था, जब मैं सियासत में नहीं था, एक मुमरा के जो बड़े लीडर हुआ करते थे, अशरफ मुल्लानी, सैयद अली अशरफ जी, अनवर नूरी, ये सब आंदोलन करने में मतलब बहुत नामवर लोग थे। अगर आप मुमरा के पुराने हो तो, मेरा तो 41वां साल चालू है। भाई साहब को आंदोलन सम्राट भी कहा जाता है। आंदोलन सम्राट कहा जाता है। वो लोग पानी के लिए लड़ते थे। आज भी। और आज मुझे बताइए कि ये मर्जिया पठान, ये बच्ची जो है, अगर इसकी उम्र समझो ना कि 25-27 साल की भी होगी, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं, तो मतलब ये जब पैदा नहीं हुई थी तब से हम लोग पानी मांग रहे, और यार ये पैदा होकर ये लीडर बन गई और ये भी हंडेकल से लेकर जा रही है पानी मांगने। तो किस डेवलपमेंट की बात हो रही है शहर में? मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि मतलब किस डेवलपमेंट की बात हो रही है यार। आज भी कॉरपोरेशन स्कूल में आप देखिए, बच्चे 7-7, 6-6 किलोमीटर का सफर तय करके आ रहे हैं ऑटो में। यार जो बच्चा म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ेगा, वो 20 रुपए 40 रुपए रोज के ऑटो के कहां से लाएगा? 600 रुपए देना तो प्राइवेट में नहीं पड़े। क्या निजाम है ट्रांसपोर्टेशन का बच्चों के लिए हमारे पास में? किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो यार? आज आपके और हमारे लिए मतलब जो है ना, आज आप बताओ 2009 के बाद से ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज खुली, नहीं तो एक ही खाली एमएलए होता था, बेलापुर क्षेत्र इसको बोलते थे, जो न्यू बॉम्बे बेलापुर से लेके मीरा भाईंदर वसई तक था। उसके 6 आमदार हुए, वो 6 टुकड़ों में बटा और 6 आमदार हुए 2009 में, बराबर है। एक हमको मिला, कलवा मुमरा, 5 वहां पे खुले। आप वहां पे नजर मारो, पिछले 15 सालों में जो इंटरनल ब्रिजेस हैं, इंटरनल ब्रिज 17 से 18 ब्रिज बन चुके हैं। इतना ट्रैफिक का निजाम मतलब जो है ना, उन लोगों ने इतने अच्छे से मतलब हल कर दिया है ना, कि मतलब आप थाना घूमो ना तो आपको बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर क्यों, हमको पैदल घूमना चाहिए था। इन सब चीजों का जिम्मेदार किसको मानते हो? मैं अपनी बात, आज आप बताओ कि हमको ब्रिज की जरूरत नहीं? बिल्कुल है इब्राहिम भाई। आज जो हमारा हाल है शहर का, आज ट्रांसपोर्टेशन का, आज हमारा शहर जो है आप देखो 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर तक चला गया है। बिल्कुल। और हमारे पास एक ही जरिया है, रेलवे। कैसे हम लोग जाएंगे? रोज का मतलब महीने का 2000 रुपए का ट्रेन में सफर करने वाले के लिए अलग से रिक्शा का खर्चा है। हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है। ट्रैफिक भी ज्यादा है। आप करते ना, कॉर्पोरेशन में बात करते यार, सबसे बड़ी प्रभाग है मुमरा, कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी प्रभाग समिति है। अच्छा। 22 से 23 नगर सेवक यहां से जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरिया नहीं। किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो यार? किस विकास की बात कर रहे हो? आप विकास बोल रहे हो, वो जो कहते हैं कि विकास जो हुआ है मुमरा शहर में, हॉस्पिटल आ गया, स्टेडियम आ गया, मित्तल का रोड आ गया, फिर ये विकास किसने किया? इब्राहिम भाई, जब सिर्फ है ना, उनका एक ये है कि एमएलए साहब बोलते हैं पूरा मुमरा कांक्रीट हो गया, तो वो किसने किया? जब थाना महानगर पालिका बनी थी ना, तो पहली बार जो कॉर्पोरेशन का बजट था ना, वो 2400 करोड़ रुपए का था। अच्छा। सॉरी 800 करोड़ रुपए का था, 800 करोड़ रुपए। आज आपको मालूम है थाना कॉर्पोरेशन का बजट क्या है? आज थाना कॉर्पोरेशन का बजट जो है ना 45,000 करोड़ रुपए है। 45,000 करोड़ रुपए का बजट है आज थाना कॉर्पोरेशन का। तुम यार हॉस्पिटल की बात करते हो, जब 800 करोड़ रुपया था तब शिवाजी हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल बन चुका था। अच्छा। तुम किसको यार चॉकलेट कह रहे हो यार? किसको समझा रहे हो यार? मैं नसीर खान हूं भाई, तुम मेरे से बात मत करो। तुम मेरे को ये हॉस्पिटल और जो है ना मतलब ये बाकी चीजें मुझे मत दिखाओ। मुमरा शहर को सबसे आखिर में सहूलतें मिली है, वो भी दुनिया भर के मतलब जो है ना आवाज उठाने के बाद, ऑब्जेक्शन के बाद, पेपर वर्क करने के बाद, लोग सवाल करने लगे तो चीजें सामने सवाल करने लगे तो चीजें सामने आने लगी।
जैसा कॉर्पोरेशन के बाद पैसा, आज आप मुझे बताओ कि घोड़बंदर रोड की क्या हालत थी, वहां से लोग गुजरने डरते थे इब्राहिम भाई, बिल्कुल वहां से बाइक लेके चलने को लोग डरते थे कि कोई लूट डालेगा, कोई जानवर खा लेगा, कोई ये खा लेगा। आज कैसा बना हुआ है वो। आज हीरानंदानी देखे आपने, पूरा फॉरेस्ट एरिया था। वागले देखे आपने, किशन नगर देखे। मैं तो जाता रहता हूं ना, मैं तो पिछले जो 30-35 साल से थाना जाता हूं, और जो मैंने मेरी आंखों से दिन ब दिन वहां पे चेंजेस देखा हूं, चेंजेस है बिल्कुल। और फिर हमारे शहर का मैं देखता हूं आके, तो यार तुम किस मतलब जो है ना क्या बात करते हो कि मतलब मैंने ये दिया और वो दिया यार। अभी डेवलपमेंट की बात करें, उसमें कब्रिस्तान भी आता है जी। कब्रिस्तान को लेकर भी बहुत सी पार्टियां उसका विरोध कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मतलब इस चीजों में भी मतलब करप्शन, हेरा फेरी। अरे हेरा फेरी, ऐसी हेरा फेरी कि इनके अपने लोगों की ऑडियो क्लिप जो है ना मतलब जो है ना वो वायरल हो चुकी है, जो आपस में बात कर रहे हैं कि भाई जो मैं गुजरात से नहीं मंगा सका, मैंने यहीं से पहाड़ की मिट्टी लेके डाल दिया, अच्छा। मैंने इतने में लाया, इतने में यहाँ मिली, ऑडियो वायरल। अरे हद हो गई यार। उसके बाद में मतलब जो है ना तुम वोट मांग रहे हो यार, अरे तुम ये कहां से लाते हो ये यार, तुम ये बेबाकी लाते कहां से हो। मतलब इब्राहिम भाई, मैं माफी चाहता हूँ बहुत, मतलब माजरत के साथ में मैं कहना चाहता हूँ, जो ये देखो आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है इब्राहिम भाई। जब हम इंतकाल कर जाएंगे तो हमारे बच्चे जब हमको सजाते हैं, साफ सुथरा कफन, अतर से हमारे को है ना, अतर सुरमा और ये वो सजा कर, क्या उस वक्त हमारा मंशा क्या रहता है कि यार आखिरी सफर है मेरे बाप का, और अब जाके सीधा अल्लाह के सामने खड़ा होगा। वो जगह जो है वो भी सही नहीं। अब जाके सीधा अल्लाह को मेरे बाप को फेस करना है, मेरी माँ को फेस करना है, मेरे बच्चों को फेस करना है, मेरी बहन को, मेरी बीवी को फेस करना है, और इतना सदा जगह के लेके जाके यार जो गंदे पानी में छोड़ के आता है यार, वो बच्चे पे क्या गुजरती होगी। आज आप बताओ, जो तस्वीरें और जो वीडियोस मतलब जो चले हैं कब्रिस्तान के, उसके बाद में लोग, अगर मैं बोलता हूं कि मतलब ये अवार्ड से लगे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद में तुम लोग इसके साथ में बैठ के अगर तालियां बजा रहे हो, तो अरे यार तुम कहां से मतलब ये कहां से ये जिगर लाते हो यार। अरे कौन सा वो मार्केट है जहां तुम्हारी ये गैरत बिकती है यार, मेरे समझ में नहीं आता तुम लोगों को नींद कैसे आती है यार। सिर्फ एक चीज देखा हूँ, जो लोग पहले उसी कब्रिस्तान की तारीफ करते, अच्छा बना है ये वो, आज वही लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। भाई कभी भी उस कब्रिस्तान की मेरे सामने मैं तो नहीं सुना आज तक लोग कहते हैं कि ऐसा कब्रिस्तान, लेकिन आज वही लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। मैं कभी तर्कों की बात हो रही है, चुनाव आने के साथ सीधा पलट जा रहे हैं। इब्राहिम, मैं तो कब्रिस्तान की माजरत चाहता हूं, कभी तारीफ नहीं सुना। शुरुआत पहले दिन से उसकी कंप्लेंट आ रही है, पहले दिन से। और जब ये वीडियोस वगैरह चले ना, तो बारिश में आप यकीन जानिए मतलब जो है ना, मैं नहीं यकीन करते हुए ना, मैं खुद खामोशी से जाकर जो है ना, मैं एक दिन कब्रिस्तान में पैर रखा, भाई मेरा दिल टहल के रह गया कि मतलब ये आदमी की जरूरत है कि आज भी मतलब जो है ना मुमरा से वोट मांग रहा है। भाई जरूरत है, मैं तो उसकी जरूरत को सलाम करता हूं कि ये आज भी मतलब मुमरा से मतलब लोगों से जो ना आंख से आंख मिला के वोट मांग रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, हर जगह पे कह रहा हूं कि अवाम को बेवकूफ बनाना भी ना इस मुल्क में जुर्म होना चाहिए। और जिस दिन देखना ये जुर्म के जुमरे में आ गया ना, इसकी बची कुची जिंदगी पूरी जेल में गुजरेगी। इसने इतना बेवकूफ बनाया है मुमरा वालों को। ठीक है, ये तो बात होगी। अभी आपने बता दिया जिम्मेदार कौन है। अभी लोग विधानसभा चुनाव आ रहा है जी, किस तरीके से लोग वोट देंगे, लोगों से वोट मांगा जा रहा है, ये चुनाव कितना टफ हो सकता है दोनों के लिए? क्योंकि देख सकते हैं एक तरफ जितेंद्र आवाज, दूसरी तरफ नजीब मुल्ला, और भी लोग खड़े, एमआईएम पार्टी के बहुत से लोग खड़े, एक टक्कर की मुकाबला दिख रहा है अभी शहर में। तो कितना टफ हो सकता है इन दोनों के बीच में? इब्राहिम भाई, आपने कहा कि मतलब जो है ना ये मुकाबला, ये 15 साल से जो आमदार है ना, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ 15 साल से ये आमदार क्यों है। ये सही मानों में ना एक ही बार इनका इलेक्शन हुआ है जी, जो राजन किनी इनके सामने लड़े थे। ओके, हाँ, बस वही इलेक्शन हुआ है। उसके बाद में बीच के 2 इलेक्शन जो है ना टोटल मैनेज इलेक्शन हुए। एक तो वो कलवा के थे, वो पुराने विधायक, वो बेचारे तकरीबन 70 साल के आदमी थे, वो उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है अभी, दशरथ पाटिल। अब वो बताओ कि मतलब ऐसे कैंडिडेट क्यों दिया गया था कि कलवा वाले खुद जो है मतलब ऐसा था कि भाई चाचा को कहां से दे दिए, घर में पड़े हुए तो उठा के लाके। उसके बाद में फिर इलेक्शन लगा तो वो आ गई दीपाली सैयद। मतलब क्लियर कट समझ में आ रहा था कि इलेक्शन पूरा वन साइड चल रहा है। तो उस टाइम भी फैज साहब थे ना, फैज साहब ने 30-35 हजार। मैं बता रहा हूं, इनको सिर्फ उस वक्त तब दे सकती थी एमआईएम जी, वहां गुंजन पीछे हो गए। वो जो भी है, मैं तोहमत नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है तो मैं तोहमत नहीं लगाना चाहता। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, जो भी है वो नहीं लड़े, टिकट मिलने के बाद नहीं लड़े। अब उनके पास में बच्चे सिर्फ फैजी। फिर हम लोगों ने फैजी को निकाले घर के बाहर, जाके उनसे मुलाकात की, पूरी टीम बना के उनको बाहर निकाल के हम लोग लड़ाए। लेकिन देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आप पार्टी के पास में कोई जनाधार, कोई बेस था नहीं कलवा में, लेकिन उसके बावजूद उसके आप देखो कि वह आदमी ने 30,500 वोट लिया इब्राहिम भाई। वो माहौल बन गया था।
लोग समझ रहे थे मतलब कि जो है ना ये जीतने वाला नहीं है, लेकिन नाराजगी इतनी थी ना, उसके बाद भी मैंने उस दिन महसूस किया वो इलेक्शन में कि इसके सामने मतलब लोगों की जो नाराजगी मैंने देखा रिजल्ट आने के बाद में कि 30,500 वोट मतलब जो है ना अगर फैजी ने ले लिया तो मुझे लगता है कि मतलब इसके सामने एक पत्थर रख देते ना अवार्ड के सामने और उसकी कैनवसिंग करते ना तो वो भी वोट ले लेता हो पत्थर। अच्छा, मतलब इतनी नाराजगी आप मेरे को बताओ, ये समझते हुए कि ये पार्टी का कोई यहां पर बेस नहीं है, फैजी साहब के पीछे कोई उनके सेंट्रल के लीडर नहीं आए, फैजी साहब का कलवा में कोई लेना देना नहीं, फैजी साहब के पास में पैसा नहीं है, एक बैनर नहीं लगा सका वो आदमी, एक ऑफिस नहीं खोल सका, उसके बाद में सिर्फ इससे नाराज वोट जो थे ना वो 30,500 वोट फैजी को गिरे। अगर यही फैजी मैं समझता हूं कि मतलब जो है ना कलवा में अगर इसके लोग आके बैठ जाते ना, आम आदमी पार्टी के दिल्ली से केजरीवाल वगैरह आते ना, उसी वक्त ये हार जाता। आज पहली बार जो मैं बोलता हूं ना राजन के इलेक्शन के बाद में, राजन किनी के इलेक्शन के बाद अब ये इलेक्शन जेन्युइन इलेक्शन होने जा रहा है। कि जो हो रहा है जेन्युइन इलेक्शन है। ठीक है, अब जनरल इलेक्शन हो रहा है। अभी एक मुद्दा चल रहा है कि नजीमुल्ला जहां भी स्पेस दे रहे होते, एक मुद्दा चल टोरेंट का, और दूसरी तरफ से बोला जा रहा है बीजेपी। ये बीजेपी का कितना फर्क पड़ सकता है नजीमुल्ला को? शेख साहब मैं आपको एक देखो सेकुलर की बात भी आती है जी, सेकुलरिज्म पे आता हूं मैं जी। मैं आपको एक बात बताता हूं कि मतलब जो है ये बीजेपी को नजीब को बीजेपी के साथ में जोड़ रहे हैं, जी, बराबर है। अब 2019 का इलेक्शन आपको याद है, जी। इससे पहले का इलेक्शन 5 साल पहले का, ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं मैं, 14 में और 9 में नहीं जा रहा हूं, 2019 में जी। कौन कौन लड़ रहा था? जितेंद्र अवाल, हाँ, शिवसेना से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, दीपाली सैयद, और यहां से डॉक्टर फैजी, बराबर है। फैजी को उस वक्त इनके लोग जो है, जो कैंपेनिंग इनकी चल रही थी, क्या चल रही थी कि अगर फैजी को वोट दोगे तो कमजोर कैंडिडेट है, कलवा में इनके पास में कोई जनाधार नहीं है, लिहाजा जो है ये वोट वेस्ट होगा और दीपाली सैयद आ जाएगी। दीपाली सैयद मतलब कौन सी? उद्धव ठाकरे वाली। दीपाली सैयद मतलब कौन सी? बाबरी वाली। दीपाली सैयद मतलब कौन? 92-93 फसाद याद करो, है ना। लोगों को उस वक्त दीपाली सैयद से डराया गया और फैजी को वोट देने से रोका गया और ये जीत गए। जीतते ही क्या हुआ इब्राहिम भाई? वही उद्धव ठाकरे के साथ इन्होंने सरकार बनाई, उसी में ये मिनिस्टर बन गए। देखो मैं कह रहा हूं, अब किसी पार्टी की आइडियोलॉजी बची नहीं, कोई कह नहीं सकता। मतलब ये सेकुलर होना ना, ये सेकुलर कम्युलर ये सब जुमला हो गया, अभी ये सिर्फ जुमला हो गया। अब किसी के पास में कोई आइडियोलॉजी नहीं बची। तो लिहाजा मुमरा के मुसलमानों को चाहिए कि ये सब चीजों में ना पड़ते हुए जो है ना अपनी बेसिक जरूरतों को देख के फैसला ले। और तुम यार सेकुलरिज्म की बात करते हो, मैं उन लोगों से पूछता हूं जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म का डेफिनेशन क्या है? चलो मुझे बताओ, वजाहत करो ना यार। चलो कौन तुमसे जानना चाहती है कि सेकुलरिज्म तुम बोलते किसको? सेकुलरिज्म मतलब क्या है इब्राहिम भाई? भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम यकजहती, है ना, गंगा जमुना तहजीब, इसी का नाम सेकुलर है। हम सेकुलर कैंडिडेट आज क्यों चाहते हैं कि इंडिया अलायंस जीते? कि हमारी मस्जिदों के बाहर हमको नमाज पढ़ने मिले, हमारी अजानों पे ऑब्जेक्शन ना लिया जाए, है ना, हमारी मां बहनों को तहफ्फुज मिले, इसलिए हम सेकुलर कैंडिडेट, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट चाहते हैं। अरे भाई जब बाबरी हुई थी तो यही सेकुलर लोग सत्ता में थे ना। जब गुजरात गोधरा हुआ था तो हुकूमत कौन कर रहे थे? यही सेकुलर लोग कर रहे थे। जब 92-93 हुआ था तो यही तो सेकुलर लोग थे। आज गोधरा में लाखों करोड़ों रुपयों का हमारा असासा जला दिया गया, हमारी मां बहनों की बेहुरमती हुई, क्या कर रहे थे सेकुलर लोग बैठ के? तो मुझे यार सेकुलरिज्म का डेफिनेशन तो समझाओ। आज नजीब मुल्ला जो है, मैं साबित कर सकता हूं, ये बैठे मेरे साथ में, इनकी टीम से कोई भी आ जाए मेरे साथ में बैठे, डिबेट कर ले, मैं करने को तैयार हूं। नजीब मुल्ला एक सेकुलर पार्टी से है, ये मैं साबित कर दूंगा। कैसे? आज महायुति में है ना। देखिए इब्राहिम भाई, आप मुझे बात बताइए, टिकटें बटी, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं मैं कैसे झुटलाता हूं। जब टिकटें बटी, उलमाओं का एक बयान आया कि इंडिया अलायंस जो मुसलमानों की वोट चाहती है, मुसलमानों को हिस्सेदारी देना नहीं चाहती। ऑब्जेक्शन नोट आ गया था, सारे पेपरों में रिलीज हुआ, उलमाओं के बयान आए, मुस्लिम दानिशवरों के बयान आए, मुस्लिम लीडरों के बयान आए, चला गया कम से कम 8 दिन मामला। हाँ, उसको किसने सीरियस लिया? कांग्रेस ने 101 सीट लड़ रही है महाराष्ट्र में और 8 मुसलमानों को टिकट दिया है। आप परसेंटेज निकाल लीजिए। अजीत पवार सिर्फ 60 सीट्स में लड़ रहे हैं और 6 मुसलमानों को टिकट दिया है। 10% टिकट दिया है।
तो उलमाओं का मान तो अजीत पवार ने रखा। जो ऑब्जेक्शन उलमाओं ने लिया और जो ऑब्जेक्शन मुस्लिम समाज ने लिया, मुस्लिम समाज का मान तो अजीत पवार ने रखा। और जिस उद्धव को आपने भर भर के वोट दिए, ये बोलकर के भाई जो है मतलब ये सेकुलर हो गया है, सारी चीजें भुला दी ना। जो जो हमारे साथ में सूचना करती थी वो सब भुला के वोट दिए ना। एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया है उसने परसवा में, एक। पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ने सिर्फ एक मुस्लिम कंसिडर किया है, सिंगल मुस्लिम कंसिडर किया है। अब आप क्या कहेंगे, कौन सेकुलर है? अजीत पवार कम्युनल है और ये लोग सेकुलर लोग हैं। इनके पास में सीटें नहीं थी मुसलमानों को जिताने की। शरद पवार ने 2 मुसलमानों को कंसिडर किया है, जिसमें एक मुसलमानों को मैं जगह बोल रहा हूं जहां से टिकट दिया है ना, शायद विदर्भ या मराठवाड़ा से, सिर्फ 5% मुस्लिम है वहां पर। अच्छा, ऐसी एरिया में तुम यार मुस्लिम कैंडिडेट देते हो कि बेटा जा और अच्छे से हार के आना, अच्छा। अच्छे से हार के आना। किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? किसको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हो कि यहां से तुम सैदली बादशाह को नहीं दे सकते थे, यहां से शमीम खान को नहीं दे सकते थे? जहां पे 80% वोट 70% वोट जो है मुसलमानों के है, वहां से तुम जितेंद्र अवार को देते हो, और जहां 5% वोट है वहां पे तुम एक मुस्लिम को बोलते हो जा बेटा हार के आना। ठीक है, ठीक है नासिर भाई, हद होती है यार, समझने की जरूरत है। देखिए मैं इसलिए कहता हूं इब्राहिम भाई, मुसलमानों को ना हर एक फर्द को इस बार सियासी होना होगा, हर फर्द को। जब तक सियासी नहीं होंगे ये चीज समझ नहीं सकेंगे। नासिर भाई, आप बहुत पुराने हो, आपने नाम गिना सैयद अली भाई साहब, शमीम खान, 2 जन का आपने नाम लिया। लोग कहते हैं स्थानिक आमदार होना चाहिए, तो आप लोग इतने पुराने, आप लोगों ने तैयारी क्यों नहीं की? फिर देखो हमारे सीधा आरोप लगा रहे जितेंद्र अवार्ड पर। देखिए तो मौका मिला, लोग चाह रहे, आपका काम था, आप तैयार करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे भी बहुत सीनियर लोग यहाँ पे, जैसा पहले इलेक्शन में तो दूसरे जो है वो भी थाना से आए। हम जो डरने का काम करते हैं ना, जब तक हम ये डरना बंद नहीं करेंगे ना, जब तक डरना बंद नहीं करेंगे तब तक स्थानिक कोई नहीं हो सकता। नहीं तो पहले टम्मी इनके सामने स्थानिक था ना राजनीति में, कि राजन ने कोई कम्युनल कैंडिडेट था, कम्युनल था क्या? आज इतने सालों से मतलब मुसलमानों के दरमियान में कोई मुकाबला था, वो लड़ाई थी, उसमें जीत गए। नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपने स्थानिक की बात, किसी एक को जीतना था। राजन के नहीं स्थानिक थे, किसी एक को जीतना था। नहीं जीत हार की बात नहीं कर रहा हूँ, राजन के नहीं स्थानिक थे ना। 15 साल हो गए ना, 15 साल के बाद मुमरा शहर में जो लोग थे उन्होंने तैयारी नहीं किया। उस वक्त भी जो है ना सूचना से डरा गया और राजन के को हारना पड़ा। तो ये हम लोग जब तक डरना खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक ना हमारा इलाका डेवलप होगा। और जब तक ऐसी वैशाली दरेकर जैसे लोग आएंगे 8-8, 9-9 दिन, 5-5 दिन में जो ना हमारे लाख वोट लेके चले जाएंगे। जी सर, जैसे कि आपने भी नजीमुल्लाह के फेवर में बात करी, ठीक है, आज जितेंद्र अवार्ड और नजीमुल्लाह आमने सामने हैं। जी 15-20 साल से वो साथ में थे जी, क्योंकि नजीमुल्लाह को उस टाइम दिखा नहीं कि जितेंद्र अवार्ड ने गलत किया, जितेंद्र अवार्ड कब्रिस्तान लाया, जितेंद्र अवार्ड ने टोरेंट लाया, आज वो चिल्ला रहे। आप मुझे एक प्रोग्राम बताइए जिसमें जितेंद्र अवार्ड ने कभी बुला के जो है ना नजीमुल्लाह को अपने साथ में रख के यहाँ पे ओपनिंग किया। एक प्रोग्राम बताइए जिसमें जितेंद्र अवार्ड ने कभी अपने साथ में लाके नजीमुल्लाह को जो है ना अपना स्टेज शेयर करने दिया। आप सुनिए मैं आपको आवाज उठाना चाहिए, नजीमुल्लाह आवाज उठाना चाहिए। देखिए असल में होता क्या है, एक पार्टी में दोनों थे, एक पार्टी में थे, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नजीमुल्लाह का कोई दखल नहीं था। अवार्ड ने कभी उसको यहाँ पैर रखने नहीं दिया, लोग उसको मिलते थे। अभी आप इतना कहते हो जितने नगर सेवक इनको छोड़ के गए हैं, छोड़ के तो अब गए हैं, जिस वक्त उनके साथ में थे नगर सेवक, उस वक्त भी उन नगर सेवकों का स्टेटमेंट है, जिससे अजीत शेख और ये क्या नाम है राजू अंसारी, और फिर उसके बाद में जो है ये नुमानी, जफर नुमानी, और ये अश्विन रावत, और ये जितने भी नगर जब उनके साथ में थी, ये 4-5 7 उनके साथ में थे, तभी भी उनके स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये कहते थे कि भाई हमारे कॉर्पोरेशन में काम जो है नजीमुल्लाह करते हैं। अच्छा, कब की बात कर रहा हूं, जब जितेंद्र अवार्ड के साथ रहते थे। देखिए एक मौका अल्लाह पाक ने मुझे भी दिया 5 साल कॉर्पोरेशन में रहने का। मैं एक बात जो है ना पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ में अल्लाह को हाजिर नाजिर जाकर कहना चाहता हूं कि नजीब मुल्ला के अंदर जो टैलेंट है, आप कुछ भी कहो, नजीब मुल्ला जो है ना कॉर्पोरेशन की एक आवाज कहलाता है। होता क्या है, जब हाउस में खड़े होते हैं ना और जब आप बोलना चालू करते हो तो जिस मुद्दे पे आप बोल रहे हो तो उस खाते का अधिकारी आता है, उस मुद्दे से रिलेटेड जो खाता है उस खाते का ऑफिसर आके आपको उसका जवाब देता है। लेकिन नजीब मुल्ला जब खड़े होते थे ना, जब तक कमिश्नर आकर खुद सेटिस्फाई नहीं करते थे, नजीब मुल्ला बैठता नहीं था। ये मैंने मेरी आंख से देखा हूं। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूं कि भाई एक 15 साल हमने दे दिए ना किसी को। आज एक टैलेंटेड लड़का, एक अच्छी सलाहियतों का मालिक
आज हमारे पास में एक अच्छा एसेट बनने जा रहा है। मैं बोलता हूं यार ऐसी भी क्या मजबूरी है यार कि हमको जितेंद्र अवारी चाहिए बार बार यार, हद हो गई यार। कब्रिस्तान छोड़ो यार, तोरण छोड़ो, मैं बोलता हूं हॉस्पिटल छोड़ो, सारे मुद्दे छोड़ो, मैं बोलता हूं आखिर हमारे पास में ऐसी क्या मजबूरी कि आपको जितेंद्र अवारी चाहिए। अच्छा कल आया और हम उसको जाने बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, 15 साल के बाद जाने बोल रहे हैं ना यार। और फिर एक आमदार, मुस्लिम आमदार अगर महाराष्ट्र में मुमरा से बढ़ जाता है तो दिक्कत क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। इब्राहिम भाई पहली बार ऐसा होने वाला है, सुन के आपको ताजुब होगा पूरे महाराष्ट्र में कि एक मुसलमान को जो है ना, हमारे हिंदू भाई, हमारे हमवतनी भाई एक होके वोट देने जा रहे हैं, एक होके। हम फैजी के लिए बात करने का कोई खड़ा नहीं किया, हमारे कोई खड़ा नहीं किया। कलवा में हम गए थे, पहली बार ऐसा होने जा रहा है। फिर उसके बाद में अगर हम अपने लोग मतलब जो है ना उनको कंसिडर नहीं करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा, बताओ मुझे आप। मतलब आपका कहना है कि इस बार नजीब मुल्ला को आप सपोर्ट कर रहे हैं, नजीब मुल्ला को जितना चाहिए, तो आने वाला वक्त बताएगा। 23 तारीख को 20 तारीख को इलेक्शन है, 23 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा, जो सच्चाई है सबके सामने आ जाएगी। तो नासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नासिर भाई जिनसे हमने मुमरा शहर के ताल्लुक से बात करी, मुमरा शहर के मुद्दे की बात करी, उन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। फिर मिलेगा अगले मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।